चलिए, okay, let's go. So today we are covering September and August as well. कोशिश करेंगे अगर टाइम लिमिट में सारे टॉपिक कवर हो पाए तो, नहीं तो फॉलो अप क्लास के अंदर. So today we are going to cover National Judicial Data Grid. Any random thought? What is National Judicial Data Grid? सितंबर में बहुत चर्चा में रहा था. गुड. ठीक है जी. रियल टाइम डेटा अपडेट है अबाउट द कोर्ट केसेस. इट्स नॉट ओनली अबाउट सुप्रीम कोर्ट, रादर हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एज वेल. और इसी पोर्टल पर ना सिर्फ मतलब कितने केस फाइल हो रहे हैं, कितने पेंडिंग हैं और कितने डिस्पोज ऑफ किए गए हैं, रियल टाइम डेटा सबमिट किया जाता है. और साथ ही में करोड़ों जजमेंट यहाँ पर डाल दी गई हैं ताकि जाकर आप जजमेंट को एक्सेस कर सकें, लॉयर या क्लाइंट्स उन जजमेंट को एक्सेस कर सकें. क्या? और जुडिशरी की परफॉर्मेंस के ऊपर काफी सरप्राइजिंग चीजें सामने आई थी. चलिए, देन वुमेन रिजर्वेशन बिल विच इज नाउ एक्ट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम. ये तो मल्टीपल टाइम हम कवर कर ही चुके हैं, बट एक बार रिवाइज कर लेंगे. देन मर्सी पिटिशंस अंडर बीएनएसएस बिल, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल है. तो उसमें प्रेसिडेंट की जो पावर है दैट इज अबाउट पार्डनिंग पावर, और साथ ही गवर्नर की पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 72 एंड 161. तो इसमें प्रोविजनिंग की गई है. देखिए, था तो ये डिमांड कि प्रेसिडेंट की मर्सी पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक टाइम लिमिट लगाई जाए, क्योंकि उनके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है और सालों साल पिटीशंस पेंडिंग पड़ी रहती हैं. तो उम्मीद तो ये थी कि उनको टाइम बाउंड किया जाएगा. उनको टाइम बाउंड नहीं किया गया है, बल्कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के डिसीजन को नॉन अपीलेबल कर दिया गया. लार्जली निर्भया केस में जो एक्सपीरियंस रहा है उसी से सबक लेते हुए जो भी लीगल लूप होल्स हैं उनको प्लग इन करने की कोशिश की गई है. देन वी विल बी मूविंग टू इंडिया, दैट इज भारत. जस्ट टू रिवाइज अ कंट्रोवर्सी, अगर कहीं भूले भटके इस पे एक स्टैटिक क्वेश्चन वो डालना तो ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर में तो ज्यादा कुछ था नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं पूछेंगे. हुआ क्या था G20 मीट के दौरान जी, जब हेड ऑफ द स्टेट्स को डिनर का इनविटेशन गया, प्रेसिडेंट की तरफ से जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना लिख के बस प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया था, और बस मिल गया लोगों को मुद्दा. मुद्दा ही तो चाहिए और है क्या. तो काफी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी रही थी कि अब नाम बदलने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं. बट हम आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज ऑलरेडी देयर. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जो मर्जी यूज करो, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं है. चलिए, देन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल विच इज नाउ ऑफ कोर्स एन एक्ट. ओके, हालांकि ये भी आपके लिए एक रिवीजन के तौर पे होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स कर चुके हैं. तो एक्ट से ही ड्राइव होते हैं रूल्स, तो ये भी आज एक रिवीजन का काम करेगा. देन वी विल बी कवरिंग सुप्रीम कोर्ट अलाउस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फॉर रेप सर्वाइवर. सोसाइटी में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, पॉलिटी में अगर वो ना भी पूछें तो हमारे पास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, MTP एक्ट इसको कहते हैं. इसमें देयर इज अ लिमिटेशन कि कितने वीक तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, और उसकी अलग अलग कैटेगरीज भी हैं. तो अल्टीमेटली हुआ यह था, जो 24 वीक्स का टाइम पीरियड इसमें है इवन फॉर रेप सर्वाइवर, उसके बियॉन्ड जाके सुप्रीम कोर्ट ने एक 27 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के ऑर्डर दे दिए थे. रेप सर्वाइवर थी मैम, तब वो करंट अफेयर में बना था. और हम फिर स्टैटिक पोर्शन कर लेंगे, रूल्स क्या कहते हैं, 4-5 लाइन वो याद रख लेंगे, दैट्स इट. Okay, then we'll try to come mediation bill, which is of course now an act. So ADR, what is ADR? Alternative Dispute Resolution Mechanism. हर मसला जाके कोर्ट में ही ना निपटाया जाए. एक तो कोर्ट ओवरबर्डन हो रहे हैं और ऊपर से कोर्ट में ज्यादा टाइम लगता है, और कोर्ट में सारी गेम आ जाती है वकीलों की. साहब, कोई हारेगा कोई जीतेगा, पैसे दोनों के खर्च होंगे, टाइम दोनों का वेस्ट होगा. तो फिर यार, अगर हमें गुड और बैड का फर्क पता है तो हम कुछ और प्लेटफॉर्म्स दें लोगों को जहां वो बातचीत के जरिए अपने मसले सुलझा सकें. तो फिर मेडिएशन प्री लिटिगेशन स्टेज पे, कि लिटिगेशन करने से पहले आप मीडिएशन के थ्रू, बातचीत के जरिए अपने मसले सुलझा लीजिए. हालांकि लिटिगेशन स्टेज पे भी कोर्ट भेज सकता है मीडिएशन के लिए. क्लियर है यहां तक? ओके, विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड. ओके, इसमें कुछ डेटा हम नोट करेंगे, बस एक कंसेप्ट समझ लीजिए. तो हुआ यह था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि अब ये फुली ऑन बोर्ड हो चुका है. लॉन्च पहले हो चुका था, लेकिन इसके ऊपर डेटा अपडेट करने में काफी टाइम लगा. तो फाइनली करंट अफेयर में इस वजह से था
कि ये फुली ऑपरेटेबल कर दिया गया था. नाउ इट कम्स, व्हाट इज नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड? सो इफ वी गो डेफिनेशन वाइज, इट इज अ नेशनल रिपोजिटरी. प्लीज डू राइट. इट इज अ national repository of data, national repository of data relating to the cases instituted, pending and disposed of, the files suited, then pending, then disposed of across the country. So many type of judicial, like pendency of litigation से related आपको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा जो है इस पोर्टल के ऊपर. जैसे मेनली हम सुप्रीम कोर्ट का खोल के देखते हैं, हाई कोर्ट हमारा इतना रेलेवेंट नहीं है, तो बाकायदा आपको पूरी, अच्छा ये क्या, ग्रैनुअल, एक इसमें वर्ड जरूर नोट कर लीजिएगा, ग्रैनुलर डेटा नोट करता है. वो तो क्या होता है ग्रैनुलर डेटा, कि बहुत माइन्यूट डेटा जाके उठाते हैं. ऐसा नहीं है कि एक पेज पे दे देंगे. तो अगर उसकी डिटेल, वो हमारे ऑफकोर्स पढ़ने के लिए नहीं लेकिन समझने के लिए है, तो बाकायदा ये भी डिटेलिंग आएगी कि कितने केसेस हैं जो पिछले 1 साल से पेंडिंग है, कितने केसेस हैं जो 1 से 3 साल तक पेंडिंग है, 3 से 5, 7, इस तरीके से. तो पेंडेंसी बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे जाके चेक कर रहे हैं कि कितने केसेस हैं जो कितने लंबे टाइम से पेंडिंग है. और इसके बाद कोर्ट की बेंचेस की भी पेंडेंसी आपको मिल जाएगी कि 3 जज बेंच के सामने कितना पेंडिंग है, 5, 7, 9, 11, जितने भी बेंचेस कोर्ट के अंदर बने हुए हैं उनके सामने कितनी पेंडेंसी है. और फिर साथ ही में मंथ वाइज, वैसे तो ये रियल टाइम अपडेट है तो डेली भी चलता रहता है, लेकिन हमारे पढ़ने के लिए क्या होता है कि मंथ वाइज या ईयर वाइज कितने सूट फाइल हुए, उसमें फिर अगर ग्रैनुलर की मैं बात करूं तो कितने सिविल फाइल हुए हैं, कितने क्रिमिनल केस फाइल हुए हैं, और हर मंथ कितना केस डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है. क्लियर? तो एक इसका फायदा हमें होगा, पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन हमें पता चलती रहेगी, और साथ ही कोर्ट्स की परफॉर्मेंस पता लगती रहेगी. दूसरा, बहुत सारी जजमेंट इसके ऊपर अपलोड की गई हैं, तो फिर एडवोकेट्स, क्लाइंट्स वो इजीली जजमेंट को जाके एक्सेस कर सकते हैं. क्या स्टैब्लिश हो रहा है? ट्रांसपेरेंसी स्टैब्लिश हो रही है. नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड एक और अच्छा इनिशिएटिव है कि जुडिशरी जो बहुत हद तक ओपेकनेस के साथ काम करती है, अब यहां ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी. ये 2 चीजें हो गई हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या बेनिफिट हो सकता है? इसके अलावा लेजिस्लेचर को लॉ मेकिंग का रास्ता भी खुल सकता है. जैसे डिफरेंट स्टेट का डेटा आ रहा है, अब किसी स्टेट के अंदर अचानक से कौन से केसेस शूट अप कर रहे हैं ये पता लग जाएगा कि पिछले 1 महीने में, 3 महीने में कौन से केस ज्यादा शूट अप किए हैं. आप जाके उनकी स्टडी कर सकते हैं कि केस क्यों शूट कर रहे हैं. क्या कोई लीगल रिफॉर्म आपको चाहिए? मान लीजिए सरकार कोई लॉ लेके आई अबाउट लैंड मैनेजमेंट, लैंड एक्विजिशन, लैंड यूज. अब वो नया लॉ आया, अब अचानक देखने को मिला कि उसके आने वाले 3 महीनों में लैंड रिलेटेड केसेस शूट अप कर गए. तो अब आपको बैकएंड में जाके क्या देखना है कि यार ये जो हम लॉ लेके आए, चाहे वो लीगल रिफॉर्म है, ये सूटेबल है, कहीं इस लॉ की वजह से लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज तो नहीं बढ़ गई हैं. तो इवन डिफरेंट सरकारों को, इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, दे विल हैव एन अपॉर्चुनिटी कि अगर उनको किसी खास तरह का लीगल रिफॉर्म करना है, पॉलिसी शिफ्ट लेके आना है, वो पॉलिसी शिफ्ट लेके आ सकते हैं. जैसे बिहार के बारे में क्या पता चलेगा? बिहार के बारे में पता चलेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट्स तक जो फ्लडिंग ऑफ पिटीशन हुई है वो है शराब के केसेस, जिसपे पटना हाई कोर्ट ने खुद एक बार झड़क दिया था कि यार इस तरह के वाहियात लॉज मत लेके आइए. वी आर फ्लडेड विद द बेल पिटीशन इन शराबबंदी केसेस. बोले यार हाईकोर्ट का ये काम थोड़ी है कि शराब जैसे ट्रिपल एक्ट में, हाईकोर्ट के लिए ट्रिपल एक्ट है ये. हाईकोर्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. यार वो आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन करें कि तुम्हारे शराबियों की बेल देते फिर. समझ रहे हैं चीज? तो इवन हाईकोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था, यार इस लॉ की वजह से बहुत ज्यादा सूट्स फाइल हो रहे हैं और हम बेल पिटीशंस में उलझे पड़े हैं. तो फिर आप रिविजिट कीजिए जाके, अगर आप शराबबंदी पूरी तरह से नहीं खत्म करना चाहते हैं तो क्या रिफॉर्म उसके अंदर हो सकता है, बेल को कहां पे फाइनल आप कर सकते हैं. क्लियर है यहां तक? तो फिर लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में भी इसकी हेल्प मिल सकती है.
क्लियर यहां तक? एनी डाउट? ओके सर, व्हेन विल बी environment current affair start as UPSC pre is around the corner? ओके सर, इसके लिए आप कॉल कर लीजिएगा, तो वो आपको बेहतर बता देंगे पुनीत सर, या फिर मैं पता करके नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि मुझे भी इस सवाल का जवाब नहीं पता है। चलिए आ जाइए आगे। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार सुन लीजिए कि डेटाबेस ऑफ ऑर्डर्स जजमेंट केस डिटेल ऑफ 18,735 डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये भी अपडेट किया गया। देन रियल टाइम अपडेशन है, आई ऑलरेडी टोल्ड। देन यू कम टू लिटिगेंट्स जो है इस वक्त 23 करोड़ केसेस की जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही 23 करोड़ लगभग जजमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मोटा मोटा नंबर याद रख लीजिएगा कि इट रन्स इनटू करोड्स, लाइक 20 करोड़ याद कर लीजिए आपके, मोर देन 20 करोड़ केसेस एंड ऑर्डर्स बीन अपडेटेड है। देन प्लीज डू राइट, डेवलप किसने किया? इट इज डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। in close coordination with in-house software developmental team, in-house software development team of computer cell, रजिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक रजिस्ट्री ऑफिस जहां केस रजिस्टर किए जाते हैं बेसिकली, उसके अंदर एक सेल बनाया हुआ है। ओके चलिए, प्लीज डू राइट सम डेटा। यार अभी ना ये तब का डेटा है, इसको रहने देते हैं, मैं आपको लेटेस्ट लिखवा देता हूं। अच्छा, ये सिर्फ एक तो कोटिंग वैल्यू है और एक एनालिसिस इन्फर कर लेंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये पुराना वाला छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो सितंबर 2023 का, हम लेटेस्ट नोट कर लेते हैं, उसमें क्या जा रहा है। कितने केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है? हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का करेंगे, हमारा भी स्टैंडर्ड हाई है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। एनी गेस, एनी गेस? हाँ बताओ। ऑनलाइन कितने केसेस पेंडिंग है इस वक्त? जिसका रजिस्ट्री इज अ डिपार्टमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट, हर कोर्ट में होता है। रजिस्ट्री क्या होता है? जहां पर आप केस रजिस्टर कराते हैं, वो रजिस्टर करेंगे, फिर वो जजेस को एलोकेट किए जाएंगे, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट। हाँ जी, कितने केस फिर सुप्रीम कोर्ट में कितने पेंडिंग है? हैं जी? ना ना, इन्ना इन्ना नहीं माड़ा हाल वीरे, इन्ना नहीं माड़ा हाल यार। यार तुम एक डेटा बहुत अच्छा बोल रहे हो, पर आप वो डेटा गलत कोट कर रहे हो विशाल। डेटा बहुत सही कोट किया आपने, असल मजा इसी डेटा का जो आप बोल रहे हो, लेकिन वो है पर मंथ। अब याद रख लेना, अब नहीं भूल रहा। प्लीज डू राइट पेंडेंसी टोटलिटी। यस मैम, एग्जैक्टली राइट, 81,794 81,794 केसेस आर पेंडिंग। ये करंट डेटा है, आज का ही है। हाँ सर, कल परसों छुट्टी थी तो मैंने सैटरडे को चेक किया था, रजिस्ट्री ने कोई लिया नहीं होगा। अभी तक का यही है, अभी रजिस्ट्री ने कोई केस नहीं लिया होगा। मिडनाइट को ले लिया तो अलग बात है, एक आध। आप 80,000 याद रखिएगा, ठीक है? तो इस वक्त पिछले कई महीनों से 80,000 पेंडेंसी चल रही है। ये बीच में एक बार लोएस्ट गई थी 69,000 के आसपास। तो अगर वैसे याद ना रहे तो आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में 70-80,000 केसेस की पेंडेंसी रहती है। क्लियर? ओके। अच्छा, ये पेंडेंसी है क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहा है इस वक्त? तो इंटरेस्टिंग डेटा आप नोट कीजिएगा, लिखिए। लास्ट मंथ 4,000, अब मैं राउंड फिगर में लिखवा रहा हूं, 4,000 केसेस वर इंस्टीट्यूटेड फाइल्ड, बुलेट फॉर्म में लिखो सर। 4,000 केस फाइल हुए, 3,400 डिस्पोज्ड ऑफ। ये टोटलिटी है, मतलब 86% केसेस जो लास्ट मंथ फाइल हुए थे
उसके मुकाबले जितने केस डिस्पोज ऑफ हुए वो उसी महीने के नहीं हो, कोई पुराना केस डिस्पोज ऑफ हो गया. यू आर जस्ट कंपेयरिंग द नंबर. सो 86% केसेस डिस्पोज ऑफ. फर्दर इसी के आगे एक और माइन्यूट डेटा लिखिए, दैट 1200, yes, exactly 80,000. Jaskaran, Maninder. Okay. 1200 criminal cases were filed and 1173 cases were disposed of. That means 97% cases disposed of. Uh, 1173. एक और डाटा लिखिए इंटरेस्टिंग. In the current year, from January up till now, please write 20,949 cases. 949 cases were instituted. 21,207 cases disposed of. That means 101.23% efficiency. 101.23% efficiency. अच्छा, मैं कह रहा हूं 20,000 केस फाइल हुए, 21,000 सॉल्व हो गए. ऐसे कैसे हो गया? तो पुराने केसेस जो इस महीने फाइल हुए हैं वो जाहिर सी बात है इस महीने नहीं किए जाएंगे. अब ये सब डेटा सिर्फ मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, लेकिन एनालिसिस क्या है? देखिए, बहुत ज्यादा करंट अफेयर में इस महीने इसलिए भी चीज आई थी, जिस 2023 की हम बात कर रहे हैं, इस महीने जितने केस फाइल हुए थे उससे ज्यादा डिस्पोज ऑफ कर दिए गए थे और ऐसा डेटा पहले सामने आ नहीं रहा था. देन इट हिट्स द करंट अफेयर हेडलाइंस. तो मैं कहना चाहता हूं एनालिसिस हमारा ये है, आप मेंस में इसको यूज कर लीजिएगा. प्री में ऐसा कोई स्टेटमेंट डाल दें तो एफिशिएंसी जो नए केसेस फाइल हो रही है उसमें अच्छी खासी है सुप्रीम कोर्ट की, उनको सॉल्व किया जा रहा है. जो पेंडेंसी है वो पिछले केसेस की वजह से पेंडेंसी है, पहले से बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग. क्लियर है यहां तक? तो ऑन एन एवरेज जो आपका डेटा है सर 5,000, सुप्रीम कोर्ट में पर मंथ अराउंड 5,000 केसेस फाइल होते हैं. तभी ये 20,000 का डेटा पिछले 4 महीनों में आपको मिल रहा है. तो लगभग 5,000 केस फाइल होते हैं और लगभग इतने ही सॉल्व कर दिए जाते हैं, कई बार उससे कुछ कम, कई बार उससे भी ज्यादा. तो करंट एफिशिएंसी सुप्रीम कोर्ट की अच्छी चल रही है. बस ये एनालिसिस कहीं पे आप यूज कर लीजिएगा अगर पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन के ऊपर सवाल आता है तो. एनी डाउट? सो क्लियर है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड? ओके, लेट्स मूव. चल, Women Reservation Bill 2023, which is of course now an act, and it is called, what is the name given? हर चीज को कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं ना, जैसे वक्फ बिल को उम्मीद नाम दे दिया, तो इसको क्या नाम दिया गया? पूछा जाएगा ये क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, एब्रीविएशन बनाने लगी हूं. हाँ राइट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम. क्या हो गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम. नारी शक्ति, यस सनी, एग्जैक्टली. अर्शदीप चांदी सर, व्हाट इज 20,497? सर अर्शदीप, ये 20,000 केस पिछले इस करंट ईयर में पिछले 4 महीनों में फाइल हुए थे. इंस्टीट्यूट हुए थे मतलब फाइल किए गए थे, शुरू किए गए थे. ठीक है, उसमें से मतलब उसके बरक्स उसके मुकाबले 21,000 केस सॉल्व कर दिए गए. ये 20,000 इन पिछले 4 महीनों का डेटा है जी. नारी शक्ति वंदन अधिनियम. नारी शक्ति वंदन अधिनियम. Please write factual information. It was proposed as 128th Constitution Amendment Bill. हमने स्टेट लेवल पे देखा है कई बार ना, कौन से नंबर का अमेंडमेंट बिल है उस पे सवाल पूछते हैं, पता नहीं क्यों पूछते हैं. 128th Constitution Amendment Bill, and it has become which amendment?
106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बिल नंबर 128 था, और जब ये कन्वर्ट हो गया एक्ट के अंदर तो ये 106वीं अमेंडमेंट है। एंड आई बिलीव दिस इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट। इसके बाद तो कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है, नहीं हुआ ना कुछ भी, क्योंकि इलेक्शन वाला तो अभी पास हुआ नहीं है। तो उम्मीद तो है कि शायद इलेक्शन वाला, वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल पास हो जाए। चलिए, तो 128वां बिल और 106वीं अमेंडमेंट थी। फैक्ट जरूर याद रखिएगा। क्लियर है? ओके यार, अच्छा उसमें ना नो सर, मतलब ठीक है। पॉलिटी के अंदर जैसे ट्रेडिशनली हम क्लास में कवर नहीं करते हैं, बट प्लीज अमेंडमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। खासकर अगर आप स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कई बार स्टेट में देखेंगे एक ही पेपर में दो दो क्वेश्चन अमेंडमेंट के ऊपर आ जाएंगे, और तकलीफ और तब वो बढ़ा देते हैं जब वो आपको मैच द फॉलोइंग दे दें, तो चार चार अमेंडमेंट आपसे पूछ लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 106 अमेंडमेंट आपको पता होनी चाहिए, बट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको पता होनी चाहिए। 25-30 अमेंडमेंट भी अगर आपने याद कर ली तो मसला सॉल्व है। और उसमें बस क्या हुआ था उतना याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक? और उसमें लार्जर दो ही हैं, 42nd 44th अमेंडमेंट। जो बाकी आपको अमेंडमेंट देखने को मिलेंगी वो स्पेसिफिक हैं, 2 या 3 चीजों पर बात करनी होगी। क्या? ओके, लेट्स गो। क्या है भाई इसके अंदर, बता दीजिए मुझे कुछ। मल्टीपल बार रिपीट हुआ है क्लासेस में भी एंड ऑल दैट थिंग। क्या है रिजर्वेशन प्रपोजल? 1/3 seats will be reserved women in Lok Sabha, Legislative Assembly, Delhi of course. Clear? Okay. इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की गई है? जैसे पंचायती राज में अगर 1/3 रिजर्वेशन है, वहां पर रिजर्वेशन पॉलिसी है? यस, 1/3 सीट्स विल बी रिजर्व इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहां पे नहीं है, ओवरऑल भी नहीं है। क्लियर है? ओके, देन इट कम्स टू कब से लागू होने वाली है? फर्स्ट सेंसस, देन डिलिमिटेशन, देन इट विल बी इंप्लीमेंटेड। कितने सालों के लिए आई है? 15 ईयर्स। और 15 ईयर्स के बाद जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन इन द लेजिस्लेचर, दैट इज फॉर 10 ईयर्स ओरिजिनली, एंड एवरी 10 ईयर वी डू एन अमेंडमेंट, लाइक लास्ट वाज द 104/2020। हर 10 साल पे आगे बढ़ा रहे हैं अमेंडमेंट के थ्रू। तो क्या इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके आगे बढ़ाएंगे? ये जवाब नहीं, आपसे नहीं उम्मीद कि आप में भी कहें हाँ। ओके, एनीवन एनीवन एनीवन? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होगा, याद रखिए यहां पर पार्लियामेंट को यह पावर दे दी गई है दैट 15 ईयर है, लेकिन पार्लियामेंट बाय लॉ में टेक इट फर्दर। इस तरह के बस न्यूआंसेस नोट कर लिया कीजिए। वैसे आपको ये सारा कुछ पता है, लेकिन अगर इसी में वो मिस्टेक कराएंगे तो इसी तरह की चीजों पे मिस्टेक कराएंगे। क्लियर है यहां तक? तो 4 से 5 पॉइंट, दैट्स इट। आई रिपीट, फिर हम लिख लेते हैं। 1/3 सीट्स विल बी रिजर्व्ड इन लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, देन रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, देन दीज सीट्स विल बी ऑन लाइक ट्रांसफर्ड बेसिस। मतलब ऐसा नहीं है जैसे बाकी रिजर्वेशन में होता है कि एक सीट अगर रिजर्व कर दी गई है वो हमेशा के लिए रिजर्व हो जाए, अगले इलेक्शन में वो ओपन हो सकती है, कोई और सीट रिजर्व कर देंगे, रोटेशन बेसिस। एग्जैक्टली, क्या? एंड देन इट कम्स टू लाइक 15 ईयर्स के लिए होगी। 15 ईयर के बाद पार्लियामेंट बाय लॉ इसको आगे बढ़ा सकता है, एंड फर्दर इट कम्स टू दैट अभी लागू नहीं है, तो पहले सेंसस, फिर डिलिमिटेशन, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्या? तो उम्मीद है कि 2029 के इलेक्शन में हम इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। पहले लिख लीजिए पॉइंट जल्दी से, कब से फोर्स में होगी ये सर? जस्ट एज आई रिपीट, फर्स्ट सेंसस, देन डिलिमिटेशन, उसके बाद इसको लागू करेंगे। तो 2029 में उम्मीद है ये लागू हो जाए। चलिए, प्लीज डू राइट रिजर्वेशन फॉर वुमेन। एक एक लाइन में लिखना है इसको ताकि क्रिस्प याद रहे, नोट्स में तो आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। ओके, दैट 1/3 सीट्स इंक्लूडिंग SC/ST, इस तरह से लिखिए, 1/3 सीट्स इंक्लूडिंग SC/ST विल बी रिजर्व्ड इन लोकसभा, विधानसभा एंड NCT ऑफ दिल्ली। Commencement, it will be based on census, then delimitation, and afterwards. And please write
रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर 15 ईयर्स, जब से वो कमेंस होगी। एंड अंडरलाइन करके लिखिएगा, पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एक्सटेंड इट फर्दर। इट विल बी रोटेशन बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम, रोटेशन बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम। एक फैक्ट लिख लीजिए, प्री में भी पूछ लेते हैं ऐसे, दैट बिल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 1996, 1998, 1999, 2008। उससे पहले 96, 98, 99 और 2008 में यह बिल इंट्रोड्यूस किया जा चुका था। हाँ जी, सिर्फ दिल्ली, बाकी के लिए नहीं। चलिए, ओके यार, दो तरह के आर्ग्यूमेंट हैं। चलिए, नीड के लिए कुछ पॉइंट लिख लेंगे, और फिर इन सपोर्ट क्या है और अप अगेंस्ट क्या है। सो एनीवन, व्हाई डू वी नीड, इवन आफ्टर 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हाई डू वी नीड women reservation at center and state? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है जी। ओके ओके, तो चाहिए क्यों फिर आपको रिप्रेजेंटेशन? क्या ऐसा करना है? जो मेल नहीं ला पा रहा है। एनीवन, व्हाई डू वी नीड वुमेन रिप्रेजेंटेशन? चाहिए क्यों? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सर, इसलिए चाहिए, फर्स्ट इट इज डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेटिक राइट्स इंश्योर करने हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी उस तरीके से डिजाइंड है जो पैट्रियार्की बेस्ड है। तो वी आर नॉट सेइंग वुमेन आर वीक सो दैट दे नीड रिजर्वेशन, नो सर, बट हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटीज बीइंग डिनाइड ओवर द ईयर्स। और अभी भी जिस तरह से हमारा सिस्टम ऑपरेट करता है, पॉलिटिक्स इज कंसीडर्ड नॉट अ वेरी सूटेबल प्रोफेशन फॉर वुमेन। तो सर, वहां पर रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको लॉज की प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। योर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिसेस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो पॉइंट वन, इट इज अबाउट जेंडर इक्वालिटी, इंक्लूसिवनेस। और ये हर जगह होना चाहिए। हमारे वर्क स्पेसेस ऐसे होने चाहिए जहां मेल फीमेल दोनों कंधे से कंधा जोड़ के काम कर रहे हो, ठीक है, ताकि वो परकुलेट हो बाकी सारे वर्क स्पेस के अंदर भी। देन इट कम्स टू, यस सर, अदर व्यूज लाइक ऑन सेंसिटिव इश्यूज। अब जब हम कह रहे हैं हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटीज बीइंग डिनाइड, सो नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ लेजिस्लेचर, रादर एजुकेशन, हेल्थ, प्रोफेशन, स्पोर्ट्स, मल्टीपल जगहों पे। तो पॉलिसी मेकिंग में ज्यादा से होना, ताकि पॉलिसी और रिफॉर्म्ड बन सके। वी आर नॉट सेइंग मेल नहीं कर पा रहे हैं, हाँ वो भी है कि उतने बेहतर लॉज नहीं आ रहे। और फिर जब यही बिल पहले इंट्रोड्यूस हुए थे, तो जरा हमारे पार्लियामेंट की डिबेट एंड डिस्कशन सुन लीजिएगा जाके, कि किस तरह की अपमानजनक बातें कही गई थी उस वक्त, जो खुद अपने घरों से इलेक्शन लड़वा रहे थे, लेकिन दूसरों घरों से नहीं चाहिए उनको। मुलायम सिंह यादव की बात कर रहा हूं, उनका स्टेटमेंट सुन लीजिएगा जाके, क्लियर? तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन वो और हम रोक पाएंगे। क्लियर है यहां तक? बेहतर लॉस बन पाएंगे। क्लियर? बट व्हाट इज द अपोजिशन? व्हाट इज द अपोजिशन? ठीक है, जस्ट कह सकते हैं आप दैट वुमेन कैन बेटर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वुमेन इन द सोसाइटी। यार यहां तक ठीक है, ये कहने का तरीका सही है। मैं एक आंसर चेक कर रहा था और वहां पे लिखा था ओनली वुमेन कैन अंडरस्टैंड। तो प्लीज उस प्लेन पे मत जाइए, ठीक है? वो फिर सेग्रीगेटेड सी चीज हो जाएगी, वो ट्रू भी नहीं है, ठीक है? बेटर अंडरस्टैंड ये आप कह सकते हैं। चलिए, व्हाट इज द अपोजिशन? व्हाट इज द अपोनेंट से अबाउट रिजर्वेशन पॉलिसी? वो तो फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ, तो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए ऑलरेडी देयर, वो तो है ना ऑलरेडी। गुड गुड।
Still the participation of women is not full participation of women is not. ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, हाँ, इसके खिलाफ जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है रिजर्वेशन पॉलिसी इन लाइक लेजिस्लेचर और द वुमेन, दैट इज अबाउट दैट दे विल एक्ट एज लाइक डमी कैंडिडेट। ठीक है, सो ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि वो सरपंच पति सिंड्रोम वो यहां पे भी परकुलेट कर जाएगा, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन आज हम इसी में कुछ अपनी अथॉरिटीज की स्टेटमेंट पढ़ेंगे जिन्होंने स्टडीज के आधार पे कहा है कि ये फिनोमेना अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या ये फिनोमेना कम होता चला जा रहा है। जैसे हम बात करते हैं कि बहुत शुरुआती दौर में ज्यादा वुमेन शायद डमी कैंडिडेट के तौर पे थी, आज उतना नहीं है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि सरपंच पति सिंड्रोम नहीं है पंचायती राज में। अगर आपके प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि खत्म होना चाहिए तो इट एग्जिस्ट, बट फिर कुछ अथॉरिटी लिखेंगे कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है और सिर्फ इसकी वजह से ये डमी कैंडिडेट है। आप वुमेन को उनके राइट्स डिनाई नहीं कर सकते हैं। जैसे गोल्डन वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जब पंचायती राज के ऊपर ही बहुत सवाल आए कि सर बहुत मैल फंक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उन्होंने कहा था लेट पंचायत मेक अ मिलियन मिस्टेक्स। करने दो गलतियां, कोई भी सिस्टम लेके आओगे कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी, धीरे धीरे अपने आप सुधार आता चला जाएगा। क्लियर? तो अगर यहां पर कुछ ऐसा सिंड्रोम है भी तो धीरे धीरे हम सोसाइटल अवेयरनेस के साथ उसको ठीक करेंगे, या फिर कुछ लीगल प्रोविजनिंग हम ला सकते हैं इसको करेक्ट करने के लिए। सरपंच पति को करेक्ट करने के लिए लीगल प्रोविजनिंग भी तो हो सकती है कि वैसे भी तो होता है कि अगर मिनिस्टर बन गए तो कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसको चेक किया जाए। क्या सोशल ऑडिट जैसे कॉन्सेप्ट आप ले आइए, उसको करेक्ट कर लीजिए, बट डोंट थ्रो द बेबी विद द बेदिंग वाटर। क्लियर? यहां तक लिखिए, पहले तो कुछ लिख लीजिए दैट the number of women MPs 5% in first Lok Sabha and 15% in 17th Lok Sabha. Please write standing committee on personal public grievance, law and justice. Standing committee on personal public grievance, law and justice. आपको इतना याद ना रहे तो आप स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट लिख दीजिएगा। ऑब्जर्व दैट reservation of seats for women in local bodies has enabled them to make meaningful contributions. It also noted that concern regarding being proxies to men, that is a dummy candidate system, proxies to men have turned out to be baseless. नाउ मैं सिर्फ ये आपको इसलिए लिखवा रहा हूं कि मेंस में अगर इसी चीज के ऊपर बात आ जाए, चाहे पंचायत में आ जाए चाहे यहां आ जाए, यार डमी कैंडिडेट है। यार हम ये समझते हैं कि सरपंच पति फिनोमेना है, लेकिन आप ये दावा तो नहीं कर सकते हैं कि अगर 40 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव चुनी गई हैं इस कंट्री के अंदर म्यूनिसिपैलिटी, वो 40 की 40 लाख डमी कैंडिडेट हैं। मैनी वुमेन सरपंच एंड द पंचायत मेंबर्स दे प्ले एक्टिव रोल। क्या? और कुछ नहीं तो फिर यवतमाल केस स्टडी आप कर लीजिएगा, कहीं अगर मिल जाए। वैसे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो कट शॉर्ट स्टोरी है कि पहले उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, फिर उनको पता लगा पंचायती राज भी कोई चीज है, वो पंचायत का इलेक्शन लड़ गई। देवर नेचुरल चॉइस, नेचुरल लीडर थी गांव की, और अल्टीमेटली जब उनको पंचायत के पावर्स पता लगी, उन्होंने जाके स्कूल से इंस्पेक्शन शुरू कर दिया।
तो इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके टीचिंग क्वालिटी, एनरोलमेंट रेट, ड्रॉप आउट रेट, सबके ऊपर काम किया। तो आप 40 के 40 लाख को खारिज नहीं कर सकते हैं। वो कुछ सीटों पे फिनोमिना, कुछ सीटों पे फिनोमिना, उसके लिए आप ओवरऑल फैसिलिटी डिनाई नहीं करेंगे। और फाइनली बस उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए एक अथॉरिटी हमारे पास होनी चाहिए जो मेंस में हम कोट कर पाए, सब्सटेंशिएट हो जाए हमारा आर्ग्यूमेंट। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, चलिए। अच्छा यार, ये इंपॉर्टेंट है, एक फिनोमिना और नोट कर लीजिए। जैसे मैं कहना ये चाहता हूं, क्या विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स एंड रिजर्वेशन इज द ओनली वे? ठीक है, तो कुछ कंट्रीज का अगर आप फिनोमेना नोट करें, अब हैं चलिए स्कैंडिनेवियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, अब यहां पर अगर आप इलेक्टेड वुमेन का रिप्रेजेंटेशन देखें, जैसे वो 46, 46, 45, 38, 38 एंड सो ऑन। लेकिन इन कंट्रीज के आगे आप कोटा इन पार्लियामेंट देखेंगे, लार्जली नो। हाँ, इन्होंने कैसे अपडेट किया? सो दे आर हैविंग कोटा इन पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे एक आर्गुमेंट हमारे यहां भी चलता था कि आप सीधा पार्लियामेंट में कोटा मत दीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज में कोटा कर दीजिए। मतलब कि हर पॉलिटिकल पार्टी जब टिकट बांटेगी 1/3 सीट्स वुमेन को दे दे। इन कंट्रीज ने यही किया। तो जो अल्टरनेट मेथड है, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टीज में कोटा सिस्टम का। पार्टी तो खुद से कर सकते हैं ना, टिकट देना तो इन्हीं के हाथ में। इस सिस्टम को और बेहतर क्यों माना जाता है? फिर क्या करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज? दे विल ग्रूम देयर फीमेल कैंडिडेट। यार 1/3 सीट्स इनको देनी है, तो इनको लीडर के तौर पे ग्रूम कीजिए आप। तो व्हाट इज बेटर अल्टरनेट? या फिर हम, क्योंकि अब हमारे यहां तो अमेंडमेंट हो चुकी है, तो अब हम इसको डिनाई करने से बेहतर मेंस में क्या प्रपोज करें? अलोंग साइड पॉलिटिकल पार्टीज ऑन सो मोटो, ऑन वॉलंटरी बेसिस शुड फॉलो अ कोटा इन द पार्टी सिस्टम। तो उससे क्या होगा? ग्रूमिंग मिल जाएगी, तो आपको फ्यूचर लीडर्स तैयार होते मिलेंगे। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट? ओके। मर्सी पिटिशंस अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पार्टीज में सीट्स इंक्रीज होंगी, देन अल्टीमेटली पार्लियामेंट में वो इलेक्ट होके सकती है वन। एग्जैक्टली, जस्ट, एंड दैट इज अ बेटर वे। चलिए, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया। अब हुआ ये कि आर्टिकल 72, आर्टिकल 161 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। लेकिन ये बहुत ज्यादा कुछ डिटेल्ड प्रोसीजर के साथ नहीं आती हैं, बस पावर डिफाइन कर दी है। इसको ऑपरेट कैसे करना है यहां पर नहीं लिखा हुआ है। अब सीआरपीसी के अंदर 2-4 गाइडलाइन थी, वो भी इफेक्टिव नहीं थी। और जैसे मैंने पहले कहा, सबसे ज्यादा डिमांड इस बात को लेके हो रही थी कि एग्जीक्यूटिव की ये पावर टाइम बाउंड की जाए। बिकॉज एक बार पिटीशन मूव हो गई, उसके बाद कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कितने टाइम के अंदर ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ की जाएगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का बेसिस भी फॉलो नहीं किया जाता है। मान लीजिए कोई 10 साल से पिटीशन पेंडिंग है, वो पड़ी रहने देंगे, आज ही कोई पिटीशन आई, आज डिसाइड कर देना चाहेंगे। और हमें यह पता है कि सारी पावर इज बेसिकली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मनमर्जी किसकी चल रही है सर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो जिसको मर्जी लटकाए रखें, जिसको मर्जी एकदम से लटका दें। ठीक है, ओके। अब इसको लेके प्रोविजनिंग की गई है यहां पर। ठीक है, प्रोविजनिंग में लिखवा देता हूं, इसके अंदर आपको है क्या। सो देखिए, एक तो इसको सुनो। अब अपील के लिए टाइम बाउंड मैनर किया गया है। मैं फिर से कह दूं, प्रेसिडेंट या गवर्नर के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन जो पिटीशन मूव करेंगे, जो कन्विक्ट मूव करेगा, उसको टाइम बाउंड कर दिया गया। ठीक, और ये सब कुछ एक्सपीरियंस जो निर्भया केस का हुआ है, उसका ज्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो निर्भया केस में क्या हुआ था कि इवन आफ्टर द मर्सी पिटीशन वाज डिनाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, फिर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगातार पिटीशंस मूव हुई थी। और जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, एपी सिंह साहब ने क्या किया था, तो प्लेइंग विद द रूल्स, तो क्या कर रहे थे, बार बार अलग अलग कन्विक्ट के बिहाफ पर पिटीशंस मूव कर रहे थे। क्लियर? तो बस उसी को थोड़ा रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। सो सबसे पहले क्या है कि सर, जैसे ही डेथ सेंटेंस क्लियर होता है, तो या तो कन्विक्ट खुद, एक बार सुन लीजिए फिर लिखा दूंगा,
या तो खुद या उसके कोई लीगल हेयर्स जो भी हैं, वो विद इन 30 डेज जेल सुपरिटेंडेंट को जो है मर्सी पिटीशन के बारे में कहेंगे। देन मतलब अगर सारे के सारे, देखिए मर्सी पिटीशन कब फाइल होती है, जब सारे जुडिशियल ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुके हों। मैं कहना ही चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब आपका केस, किसी का भी केस फाइनल डिसाइड हो गया हो, वो एसएलपी वगैरह भी सब मौके जा चुके हों, तो फिर फाइनली आप पिटीशन मूव करते हैं। तो जब सारे जुडिशियल ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाएंगे, देन 30 डेज के अंदर अंदर आप इन्फॉर्म करेंगे। क्लियर? देन जहां पर मल्टीपल कन्विक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे निर्भया केस में हुआ था, 4 कन्विक्ट थे केस के अंदर, तो यहां पर टाइम दिया गया है कि ऑफिसर इंचार्ज इंश्योर करेगा कि 60 दिन के अंदर अंदर इनकी पिटीशन मूव हो जाए। ठीक है? और अगर सुप्रिटेंडेंट, जेल सुप्रिटेंडेंट को इनकी तरफ से पिटीशन नहीं मिलती है, तो वो अपनी तरफ से पिटीशन मूव करेंगे, या फिर अपनी तरफ से पिटीशन मूव नहीं करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को कहेंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल लॉ है तो। क्लियर? तो खुद सुप्रिटेंडेंट साहब गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे और फिर उनकी पिटीशन मूव की जाएगी। देन 60 डेज की टाइम लिमिट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। क्लियर? कि इन केसेस के अंदर प्रेसिडेंट के पास 60 डेज के अंदर आप मूव करेंगे, लेकिन फर्दर नो टाइम लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रेसिडेंट टू डिस्पोज ऑफ द मर्सी पिटीशन। नाउ कूल इट डाउन। सारा का सारा क्या गेम, अगर कोई कन्विक्ट है, उसके जुडिशियल ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गए हैं, वो 30 डेज के अंदर मूव करे। अगर मल्टीपल कन्विक्ट्स हैं, उनको 60 दिन दे दिए गए। अगर वो खुद या उनके लीगल हेयर मूव नहीं कर रहे हैं, जेल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा, तब मूव करेंगे। क्लियर? तो इंडिविजुअल के लिए 30, मल्टीपल के लिए 60 दिन, और फिर इसके बाद ये पिटीशन मूव कर जाएगी प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास। प्रेसिडेंट या गवर्नर के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है। एंड फाइनल शॉट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग है, नॉन अपीलेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। जैसा हमने भी कहा निर्भया केस में क्या हो रहा था, प्रेसिडेंट के मर्सी पिटीशन को डिनाई करने के बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, तो अब इसको फाइनल एंड बाइंडिंग बना दिया गया। एनी डाउट प्लीज आस्क। इस प्रकार से जैसे हमने पढ़ा था कि ये इसमें मतलब इनकी पूरी वो 60 दिन के अंदर अंदर मूव करेंगे, 60 दिन के अंदर मूव करेंगे। बट अल्टीमेट चीज याद रखें, प्रेसिडेंट या गवर्नर के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है। क्लियर? 2-3 लाइन के अंदर लिख लीजिए। आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल द जुडिशियल ऑप्शंस, judicial after exhausting all the judicial options, 30 days to make 30 days to make petition. In case of multi convict, in case of multi convict, 60 days to move petition. If convict or legal heirs, convict or legal heirs of convict doesn't move the petition, then superintendent will inform the government to move the petition. Next point, there is no time limit. There is no time limit. Upon president or governor to dispose of the petition. Further, the decision of president and governor will be final and binding. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नॉन अपीलेबल।
अभी रुक जाइए, साल 6 महीने, कोई ना कोई ऐसा केस होगा, फिर वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, और फिर उसमें कह देंगे ये जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। ठीक है, तो नेक्स्ट करंट अफेयर भी तैयार कर लीजिए। ओके, चलिए। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ओपन है ये अभी तक, कोई इशू नहीं है। सर देखिए, अभी तक क्या क्या सिस्टम था कि दोनों ऑप्शन है। वैसे सिर्फ वो प्रॉब्लम आता था अगर स्टेट लॉ है तो स्पेसिफिकली फिर गवर्नर के पास, सेंट्रल है तो उसके पास, ठीक है। अभी आईपीसी वगैरह कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, तो मूव कर देते थे प्रेसिडेंट के पास भी और गवर्नर के पास भी, ठीक है, जहां से सर एक ही वक्त में दोनों के पास जा सकते थे आप, क्योंकि रूल्स बहुत ज्यादा क्लियर है ही नहीं। याकूब मेमन को जो फांसी दी गई थी उस रात, उसकी पिटीशन गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों ऑफिस में पेंडिंग थी, और उसी शाम उनकी पिटीशन डिसमिस की गई दोनों ऑफिस से, और फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया था उनको सुबह सुबह। हाँ जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, डिनायल जरूरी है, पेंडेंसी में रिप्लाई मिल जाता, तब नहीं करते, तब नहीं करते। president के पास होते हैं। हाँ हाँ, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे मैम, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। सिर्फ गवर्नर को या president नहीं, दोनों में, दोनों के लिए गवर्नर ने भी कर दिया फाइनल बाइंडिंग का, मतलब दोनों का अपील में नहीं जाएगा, कोर्ट में अपील में नहीं जाएंगे आप। दैट इज द इम्प्लीकेशन पार्ट, बट लॉ लिखने का तरीका ये है क्या। ओके ओके ओके, चलिए, नेक्स्ट वी मूव टू इंडिया, दैट इज भारत। यार ये सिर्फ कंट्रोवर्सी को रिवाइव करने वाली बात है और कुछ नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि इस पर कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, इस पर पूछा भी तो मुझे लग रहा है वो स्टैटिक में जाएंगे। तो बात सिर्फ इतनी थी जो हमने शुरुआत में बात की है कि G20 समिट चल रही थी, स्टेट हेड्स को डिनर का इनविटेशन जाना था, और डिनर का इनविटेशन गया तो प्रेसिडेंट ऑफ, सॉरी, जो है जब प्रेसिडेंट की तरफ से आता है तो लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इंडिया वर्ड यूज नहीं किया गया। G20 समिट में एक और चीज देखने को मिली थी, जब बहुत सारे समिट के लिए बैठते थे तो इंडियन डेलीगेट के सामने इंडिया ना लिख के भारत लिखा जा रहा था। तो कंट्रोवर्सी बस एरप्ट हो गई, मीडिया सर्कल हेयर एंड देयर, इंटेलेक्चुअल्स, के भाई ये देश का नाम बदलने जा रहे हैं, ठीक है। और फिर भाई इस तरीके से वही के हिंदुनाइजेशन एंड ब्ला ब्ला सॉर्ट ऑफ थिंग्स, क्लियर। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो कुछ ना कुछ तो करना था। एक तो ये आइडिया लिया इंडिया का, यार बड़ा अच्छा आइडिया आ गया है ना, ये सारी चीजें चल रही थी। तो एक तो है प्योर पॉलिटिक्स की गेम, अब इसमें बहुत ज्यादा लीगैलिटी या एडमिनिस्ट्रेशन का वो निकालने के लिए है नहीं, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव रेड द पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी कम टू दिस थिंग के आर्टिकल 1 डिफाइंस द नेम, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, दोनों नाम रख लिए गए, क्लियर। अब कल्चरली हिस्टोरिकली आप इस लैंड को बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है, आप इसको कहीं जम्मू द्वीप कह लीजिए, कहीं भारतवर्ष कह लीजिए, कहीं हिंदुस्तान कह लीजिए, तो डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट नामों से इसको बुलाया गया है। करंट नाम, फ्यूचर नाम, इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1 बस इसके अंदर याद कर लीजिएगा। तो आपके वो पढ़ने का इंटरेस्ट है कि कहाँ से आया है, तो सर लिटरेचर से मिलता है। एक तो कि जैसे माना गया है राजा भरत के नाम पे पड़ा है, जो आपको कालिदास की राइटिंग्स में मिल जाएगा, तो वहां से भारतवर्ष कहना शुरू कर दिया था, क्लियर। अच्छा, फिर हिंदुस्तान कहा जाने लगा, तो उसके पीछे भी अलग अलग थियरीज हैं कि ये कुछ ग्रेको पर्शियन टाइप की टर्मिनोलॉजी थी जी। तो एग्जैक्टली वो प्रोनाउंस करना चाहते थे सिंधु नदी के आसपास के एरिया को, या इस सारे रिवर वैली सिस्टम में जो सभ्यता रह रही है, सिंधुस्तान कहना चाहते थे। पर्शियन लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम यह है कि स को हा प्रोनाउंस करते हैं, स की प्रोनाउंसिएशन नहीं है। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ पंजाब में भी है, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ वाले इलाके 'ਚ किते जाओ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ नहीं हाडा। तो सस्से नु हाहा क्यों, वो भी पर्शियन इफेक्ट है सर एक्चुअली, क्या। तो वो हिंदुस्तान नहीं बोल पाए, उन्होंने हिंदुस्तान बोल दिया। इस तरह का भी लिटरेचर हमें मिलता है, क्लियर। फिर ब्रिटिशर्स आए, इंडिका के साथ इंडिया की तरफ वो बढ़ने लग पड़े, तो डिफरेंट 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 नामों से बुलाते गए थे। अल्टीमेटली वी डिसाइडेड
इंडिया दैट इज भारत। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी बहुत सारी डिबेट थी कि यार आप सब कुछ ड्रॉप करके भारत कर दीजिए, या फिर कुछ लोगों ने था भारत दैट इज इंडिया कर दीजिए, लेकिन हमने किया इंडिया दैट इज भारत। इसके पीछे की ज्यादातर फिलॉसफी ये है कि सर जो 1947 आते आते हमारी पहचान बन चुकी थी वो इंडिया के नाम पे बन चुकी थी। हमारी जो भी उस वक्त की गुडविल थी या पहचान थी, गुडविल तो चलिए आज है, तो वो इंडिया के नाम पर थी। तो बोले यार इसी को कैरी ऑन करते हैं। आपके बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट, लॉज एंड ऑल दैट थिंग, सब जगह इंडिया का रेफरेंस आ रहा है। क्लियर? और अगर बात कट शॉर्ट आज की करें कि आज आपकी ओपिनियन में क्या हमें चेंज, कुछ मुल्कों ने किए हैं नाम चेंज अपने, है ना? तो आज के टाइम में क्या वाकई हमें यह जरूरत है कि इंडिया की जगह हम भारत कर दें? बस अपनी राय बता दीजिए। शुड वी डू दिस थिंग? हाँ जी, चेंजेस करो। हाँ, इकोनॉमिक कॉस्ट भी है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। नो सर, नो सर, नो नीड, नो नीड। ऑब्वियसली आई एम सिटिंग इन पंजाब, नो नीड। समवेयर इन लखनऊ, वहां पे बात कुछ और चल रही थी, पर चलिए उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। तो एनीवन है कोई इस हक में कि सर चेंज करना चाहिए, और आप कह रहे हैं नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर के डिसीजन के पीछे रैशनल होता है, जैसे आपने कहा इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा है, और कुछ, और कुछ, और कुछ? ठीक है, हमारे सभी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेकिन सब इंडिया के लिए बैन कर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो देखिए मैं इस पे ऐसा कोई अपनी ओपिनियन नहीं देना चाह रहा हूँ, और ये बहुत सब्जेक्टिव नोशन है, ऐसे आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट और उस तरह का कोई अंत नहीं होता है। बट जो इस दौरान लिटरेचर लिखा गया, जो ज्यादातर इंटेलेक्चुअल्स ने कहा था, वो ज्यादातर इस हक में था, या ज्यादातर जो प्रैग्मेटिज्म वाले हैं कि यार कोई ज्यादा फायदा नहीं है इन चीजों का। और सबसे बड़ी बात है आपकी गुडविल। ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी है, सब जगह आपको जाके चेंज करना पड़ेगा। क्या इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में कैसे आप चेंज करवाएंगे जाके? और उसके अलावा एक और चीज ये है कि जो गुडविल या फिर मैं कहूं जो ब्रांड वैल्यू है इस वक्त, वो इंडिया से ज्यादा रिलेट करती है। आप बाहर जाके कहें कि आई बिलोंग टू इंडिया, वो आइडेंटिफाई कर पाएगा आपको। अब आप जाके अचानक कहने लग जाएं भारत, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे लोग आपको। तो एक सब्जेक्टिव नोशन के अंदर जरा जाके देखिए, जो ब्रांड वैल्यू है दैट इज मोर इन कॉन्सोनेंस विद इंडिया। तो इस वक्त पे आगे चेंज करना इन सब चीजों को बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं माना जाता। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है जी। और नहीं नहीं नहीं, सुनो, इसमें देखिए, अगर तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया को ड्रॉप ही करना है, ठीक है, तब आप जाके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे सर। जी हाँ, क्योंकि जो आप सिंपल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं वो सिर्फ 2 और 3 आर्टिकल के रेस्पेक्ट में है, आर्टिकल 1 के रेस्पेक्ट में नहीं है। वही वही पूछ रहे हैं ना आप? सही सुना मैंने कि सिंपल अमेंडमेंट जो होती है, तो आप याद रखिए आर्टिकल 4 में जो लिखा गया कि सिंपल अमेंडमेंट से चेंज हो जाएगा, वो आपका आर्टिकल 2 और 3 के रेफरेंस को कोट करके लिखा गया। इट्स नॉट अबाउट आर्टिकल 1। तो वहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए। दूसरा, इट्स नॉट ओनली मसला भारत के यूजेस का है ना, तो सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर खुद वर्डिक्ट भी है। बोले यार ठीक है, लिखा तो है इंडिया दैट इज भारत, तो जो मर्जी यूज करो, असल में आपको यूजेस चाहिए ना, तो ठीक है भारत यूज कर लो भाई। जैसे अपेक्स कोर्ट ओपाइंड दैट इंडिया इज ऑलरेडी गॉट भारत इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो ना तो सरकार ने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, बाकी सर अगर भारत यूज करना है तो उसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद वो आपको नाम दे रखा है, आप वो यूज कर लीजिए। इट्स अबाउट मोर यूजेज। क्या? चलिए, मेडिएशन बिल। चलिए चलिए, there's something important, I believe for pre and mains both purposes, a very progressive law. So what is the game? This is basically concept of ADR, आपके मेंस के सिलेबस में सीधा सीधा दिया हुआ है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अब इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे एक है मीडिएशन, फिर है आर्बिट्रेशन, फिर आपको
इंडिया में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल इसका मिलेगा दैट इज लोक अदालत, वो भी एडीआर का एक कंसेप्ट है। तो एडीआर की फिलॉसफी क्या है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। हर मुद्दा, हर झगड़ा कोर्ट में जाके सेटल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफरेंट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए यू नीड डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। लाइक जैसे यार एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए उसका कोई बिजनेस का डिस्प्यूट हो गया, अब वो भी जाके कोर्ट में बैठा है। वाई दैट बिजनेसमैन हैज टू रब हिज शोल्डर्स विद द क्रिमिनल्स ओवर देयर? वो वर्क स्पेस ही अलग है जो कोर्ट की आप बात कर रहे हैं। तो आप उसके लिए कुछ ट्रिब्यूनल वगैरह की व्यवस्था कीजिए सर। तो हमने बनाए हुए हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स एंड ऑल दैट थिंग। क्लियर? तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। अल्टरनेटिव आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। क्लियर यहां तक? जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि अगर किसी कपल ने डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की है कोर्ट में, तो एकदम से कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू नहीं हो जाएगी ओवर डिवोर्स। उनको क्या कहेंगे? आप 6 महीने 6 हफ्ते कॉन्सिलिएशन सेंटर जाइए। तो कॉन्सिलिएशन सेंटर भी क्या है? वो इसी तरह के एडीआर के कॉन्सेप्ट हैं कि वहां एक काउंसलर बैठे हैं, एक सोशोलॉजिस्ट बैठे हैं, वो समझाने की कोशिश करेंगे कि भी क्या झगड़े हैं यार, आओ बैठ के बातचीत करते हैं, तलाक का बच्चों पे गलत असर पड़ता है, आपकी भी लाइफ फील होगी एंड ऑल दैट थिंग। तो शायद मुद्दा कोर्ट से पहले ही रिजॉल्व हो जाए, या वहां पर आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर अपना कॉम्प्रोमाइज कर लें। क्लियर? और कोर्ट की भी सरदर्दी कम, कि लिटिगेशन नंबर कम हो जाएगा उनके पास। क्लियर यहां तक? अब ये जो डिफरेंट मैकेनिज्म चल रहे थे, कहीं पर प्रैक्टिसेस के तौर पर, कहीं एक्सपेरिमेंट के तौर पर, और धीरे धीरे हम उनको लीगलाइज कर रहे हैं। जैसे लोक अदालत भी कभी एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू हुआ था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 के थ्रू उसको हमने लीगल स्टेटस दे दिया। लेकिन अभी भी लोक अदालत रेगुलर कोर्ट्स नहीं है, महीने में 1 या 2 बार लगती है। ठीक है? तो अब एक और कोशिश की गई है मीडिएशन को। मीडिएशन को हम एक लीगलाइज, एक कॉन्टिन्यूअस फिनोमेना बनाना चाहते हैं कि जो भी ऐसे आइडेंटिफाइड केसेस हैं, अब ऐसा तो नहीं है ना हर केस में मीडिएशन हो जाएगा। लाइक कत्ल केस किया और मीडिएशन सेंटर चले गए और कर लिया मीडिएशन, वो तो नहीं होगा। तो जो भी लिस्टेड केसेस हैं सिविल एंड दैट मे बी कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस, उनको कोर्ट केसेस में ट्रायल से पहले मीडिएशन के पास ले जाया जाए। और फिर ये एक मैंडेटरी प्रोविजन होना चाहिए। इस पे काफी डिस्प्यूट हुआ था। क्लियर? अब इसमें सिंपल करेंगे क्या, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। एक नेशनल लेवल पर मीडिएशन काउंसिल सेंटर बनाया जाएगा। अब नेशनल लेवल पे मीडिएशन काउंसिल सेंटर अगर एक बन गया, वो क्या करेंगे? देश भर के अंदर अलग अलग जगहों पर मीडिएटर एजेंसीज को रजिस्टर करने का काम करेंगे। पहला मुद्दा यह है कि अगर मुझे मीडिएशन करना है, मान लीजिए मेरा अपने भाई के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया। चलते ही रहते हैं हमारे यहाँ प्रॉपर्टी, पहली होवे थे डिस्प्यूट ना होया कदे और बहुत सारे डिस्प्यूट ओवर द चलते रहते हैं, वो कोर्ट भी नहीं जा रहे होते हैं। तो अगर हमें निपटाना है तो मैं जाऊंगा किसके पास? मीडिएशन करेगा कौन? तो याद रखिए, एक नेशनल लेवल पर मीडिएशन काउंसिल सेंटर बनेगा। वो देश भर के अंदर रजिस्टर करेंगे मीडिएटिंग एजेंसीज को। जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे ही डिफरेंट एजेंसीज क्या करेंगे? ट्रेंड मीडिएटर्स के थ्रू मीडिएशन फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। अब वहां पर हो जाएगा रजिस्टर, उनकी जुरिस्डिक्शन तय कर दी जाएगी, लोकल लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की। और आपकी जुरिस्डिक्शन में जो भी फिर मीडिएशन सर्विसेज वाले होंगे, आप उनके पास जाके मीडिएशन ले सकते हैं। मीडिएट का क्या होता है? मीडिएट करना। तो मीडिएशन क्या होता है कि दोनों पार्टीज के बीच में एक मीडिएटर बैठा है, बिचौला। बिल्कुल सर। और मीडिएशन आपको पता ना कि ये आसान काम नहीं है। प्रॉब्लम, अच्छा इस बिल को भी लागू करने के लिए, एक्ट को लागू करने के लिए प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारे पास अभी रिक्वायर्ड नंबर में ट्रेंड मीडिएटर्स नहीं है, क्योंकि साडी सोसाइटी च वर्दी ते अग पाउण वाले कई बारी हुंदा ना लड़ाइयां च काल स्कूल च हुंदा है कि विचोला ज्यादा तत्ता हुंदा वो कॉम्प्रो कराउण दी तरह लड़ाई और भड़का दिंदा। सो वन प्रॉब्लम, वी नीड मोर एंड मोर ट्रेंड मीडिएटर्स। तो सर मीडिएशन सेंटर्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, आप जाइए मीडिएशन करा लीजिए।
क्लियर है यहां तक? बेसिक ये। इसमें एक और बहुत अहम चीज दी गई है जिसमें हमने कहा है सिविल सोसाइटी लेवल पर मीडिएशन। यार अब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स तो बहुत हैं, लेकिन साथ में हमारी सोसाइटी में कम्युनिटी डिस्प्यूट्स भी हैं। तो इसमें प्रोविजन लाई गई है कम्युनिटी मीडिएशन की। एनी एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी डिस्प्यूट प्लीज? मैंने कह तो दिया कि कम्युनिटी डिस्प्यूट्स बहुत है हमारे यहां। एनी एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी डिस्प्यूट्स? हाँ जी, पानी दो यार, ये पॉलिटिकल है यार, पॉलिटिकल हो गया, स्टेट आ गया ना बीच में, स्टेट है फिर। हमारे यहाँ है शरिया अदालत। चलिए एक चीज में फिर भी मान लूं, ठीक है। हम्म, हाँ वो भी हो सकता है। हाँ ठीक है। मनिंदर कौर एग्जैक्टली, रिलीजियस प्रॉपर्टीज, ये ज्ञान वापी, संभल मस्जिद, ये ठीक है मैं पॉलिटिकल एंगल भी समझता हूं, लेकिन ज्यादातर क्या है कम्युनिटी डिस्प्यूट्स हैं ये। तो एक तो रिलीजियस प्लेसेस को लेके हो गया क्या, देन फिर बहुत सारे अलग अलग जगहों को लेके हो गया, कहीं मजार है, कहीं नजूल लैंड है, कहीं वक्फ लैंड है, कहीं पे और किसी पवित्र प्रॉपर्टी, कहीं पे कुआ, कहीं पे कॉमन लैंड, कॉमन पास्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ, जहां पे कम्युनिटीज आपस में क्लैश हैं। ट्राइबल्स का भी असर मुद्दा। अब जैसे यार लाइक दो कम्युनिटी क्लेम कर रहे हैं कि यार ये पुराना मंदिर था, ये पुरानी मस्जिद थी एंड ऑल दैट थिंग। पहली बात तो कोर्ट्स को रिलीजियस यार समझें हम कभी इस बात को, दैट जजेस आर नॉट थियोलॉजिस्ट, जजेस आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बेस पे वो कर रहे हैं सब चीजें, तो रिलीजियस फेथ, रिलीजियस बिलीफ उनका शायद ध्यान ना रखें वो। क्लियर? तो चलिए फिर भी क्योंकि कोर्ट में चीजें पहुंच रही हैं पहुंचे, लेकिन अब एक प्रोग्रेसिव स्टेप ये हो सकता है कि कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर्स होंगे और वहां पर ये कम्युनिटीज जाएं, और इससे पहले कोई डिस्प्यूट दंगों में बदले, कोर्ट्स में उलझे, स्टे लगे, कहीं ताले लगे कहीं ताले खुले, उससे पहले क्या है मीडिएशन सेंटर में शांति के साथ आप अपने मुद्दे सुलझा लीजिए। एकदम से बदलाव नहीं आने वाला है, ये याद रखिएगा, लेकिन ओवर द इयर्स जब ये सिस्टम मैच्योर होगा। अच्छा एक और चीज, मीडिएशन एक्ट को लेके थोड़ा अगर पेपर में लिख रहे हो प्रोग्रेसिव लिखिएगा और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बात कीजिएगा। या कोई भी सिस्टम आपके यहां आता है तो ओवर द टाइम वो मैच्योर होता है। पंचायती राज आया, अब वो मैच्योर हो रहा है, अब आपकी स्टैंडिंग कमेटी कुछ उसके ऊपर लिख पा रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हर सिस्टम ओवर द टाइम मैच्योर होगा। लोक अदालतें अब मैच्योर हो रही हैं। क्लियर? आपकी पार्लियामेंट आज तक मैच्योर नहीं, मैच्योर हो रही है। पंजाब विधानसभा पिछले इलेक्शन के बाद कितनी मैच्योर हुई है, आप खुद बताओ। क्लियर? तो ये सिस्टम भी जो अभी इंडिया में आ रहे हैं ये बहुत प्रोग्रेसिव हैं, ये एकदम से रिजल्ट नहीं लेके आएंगे। ठीक है, ये बहुत फ्यूचर की चीजें हैं। और याद रखिएगा मीडिएशन ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। अभी ह्यूमन सोसाइटी, अभी ह्यूमन माइंड उतना वेल डेवलप्ड है ही नहीं कि वो मीडिएशन जैसी चीजों में सॉलेस ढूंढे। मीडिएशन के साथ प्रॉब्लम ये किक नहीं देता ये। जब भी कभी डिस्प्यूट होता है ना तो दूसरे वाले को डिमोलिश करने की एक फीलिंग रहती है, मैटर को रिजॉल्व करने की नहीं रहती है, दूसरे को हरा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, वो चीज किक देती है ह्यूमन माइंड को। तो अभी उतनी समझदार सोसाइटी भी आपको चाहिए जो मीडिएशन में सॉलेस ढूंढ सके कि हाँ यार ये चीज ठीक है। तो जैसे सोसाइटल मैच्योरिटी होगी वैसे वैसे ये सिस्टम आपके मैच्योर होंगे, आपको रिजल्ट देंगे, एकदम से नहीं होने वाला। क्लियर यहां तक? स्टार्ट राइटिंग। शेयर्ड अमेनिटीज, यस। पंचायती जमीन, नॉइस, हा हा हा, ठीक है। लिखिए। एम टू प्रमोट, encourage, aim to promote, encourage, facilitate mediation, especially institutional mediation, institutional mediation for the dispute.
Pre-litigation mediation. Parties must attempt to settle. Parties must attempt to settle. कमेंट आया कहते कचहरियां च मेले लगते नहीं सौंग लगना फिर मैडम परवाह ना करो जरूर लगूगा इन्होंने मीडिएशन च नहीं मनना वही तो मैं दसन दिया रीलां पैणगियां फिर भी ਜਦੋਂ मीडिएशन सेंटर च पए ना पटाके 12 बोरा चलिए सीरियस क्रिमिनल चार्जेस यहां पे है भी नहीं इट्स अबाउट कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस Parties must attempt to settle their disputes by mediation before approaching to the court. ठीक है जी अच्छा मैं दो शब्द दे देता हूं आपको मीडिएशन की जो कोशिश होगी ये प्री लिटिगेशन स्टेज भी होगी एंड पेंडेंटे लाइट भी हो सकता है प्री लिटिगेशन स्टेज मतलब जब केस फाइल नहीं किया आप पहले मीडिएशन सेंटर चले जाइए वहां फेल हो गया तो आप कोर्ट चले जाएंगे ओके पेंडेंटे लाइट मतलब आपने केस फाइल कर दिया आपको मीडिएशन का ख्याल नहीं आया जज को ये लगा कि यार इस केस में तो मीडिएशन हो सकता है तो जज रेफर कर देंगे जाओ मीडिएशन के लिए दोनों स्टेज पे मतलब अगर स्टेटमेंट वो आ जाए कि सिर्फ केस फाइल होने से पहले ही मीडिएशन हो सकता है दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट फाइल होने के बाद भी हो जाएगा फर्दर प्लीज राइट डिस्प्यूट जो मीडिएशन में नहीं जाएंगे क्लेम अगेंस्ट माइनर्स और पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड criminal prosecution and affecting the rights of third parties especially लिखिए टाइम नंबर वन mediation proceeding will be confidential and must be completed within 120 days ये बहुत इंपॉर्टेंट है 120 days which may be extended by 60 days by the parties देखो जब इस बिल का ओरिजिनल ड्राफ्ट आया था तो टाइम बाउंड किया गया था 180 डेज में आप मीडिएशन खत्म करेंगे एक्सटेंडेबल टू 180 डेज फिर ये बिल गया था स्टैंडिंग कमेटी के पास तो स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए थे उनमें से एक अमेंडमेंट ये था कि यार इसका टाइम पीरियड थोड़ा कम करो अब ये थोड़ी ना कि 20 साल केस मेडिएशन स्टेज पे पड़ा है तो 120 दिन में अपना मेडिएशन खत्म कीजिए एक्सटेंडेबल टू 60 डेज ओके mediators may be appointed by the parties by agreement a mediation service provider please do write mediation council of india consists of a chairperson, two full-time member, obviously experienced in ADR, three ex officio members, इसमें लॉ सेक्रेटरी होंगे और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी and lastly a part-time member from an industry body वो नीचे वाला आ गया वो कट हो गया स्लाइड के अंदर कॉम्पोजिशन थोड़ी बहुत याद रहेगी तो ठीक है प्लीज राइट फंक्शंस ऑफ द काउंसिल नंबर वन registration of the mediators as we discussed they will register and recognizing mediation service providers and mediation institutes which will train, educate and certify mediators.
Clear? Sure. Please do write community mediation. Community mediation may be attempted. Community mediation may be attempted to resolve disputes likely to affect the peace and harmony amongst the resident of a locality. ठीक है, इसमें एक डिबेट है, अभी भी है वो, ठीक है, बस मैं बता देता हूं। देखिए, एक्ट के थ्रू किया गया था मैंडेटरी कि जो भी लिस्टेड केसेस हैं जिसमें मीडिएशन होगा, तो उसमें मैंडेटरी आपको पहले मीडिएशन में जाना होगा, फिर आप कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन जब कमेटी के पास ये गया तो वहां पर ये चीज आई कि सर, मीडिएशन का जो नेसेसरी एलिमेंट है वो है वॉलंटरी। अब अगर आप इसको मैंडेटरी कर देंगे तो फिर होगा ये कि जो मीडिएशन चाहता ही नहीं है, जिसको बिल्कुल दिमाग में है ही नहीं कि मैं मीडिएट करूं या कोई कॉम्प्रोमाइज करूं, वो पर्सन भी क्या है, 180 दिन के लिए सफर कर रहा है और फिर वो कहीं कोर्ट में पहुंच रहा है और फिर अपील दर अपील। तो आपने तो 4th टियर ऐड कर दिया है उसके केस के अंदर। तो अल्टीमेटली फिर इसको मान लिया गया था, अब इसको वॉलंटरी कर दिया गया कि आप चाहें तो जा सकते हैं, एंड इट विल बी प्रमोटेड। बस इतना फैक्ट याद रखिएगा। नहीं सर, ब्लड मनी का कोई कॉन्सेप्ट इस कंट्री में बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, इसको बिल्कुल साफ समझ लीजिए। बल्कि हमारे यहां पर मर्डर, जिस केस में ब्लड मनी यूज होता है, उसमें वो मर्डर के केसेस हैं। मर्डर का केस हमारे यहाँ है ही नॉन कंपाउंडेबल। मर्डर के केस में कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है, ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, ऑफ रिकॉर्ड तो सब कुछ होता है। तो जो पूछा गया ब्लड मनी क्या है सर, ये केरल की एक नर्स थी जो किसी गल्फ कंट्री में कन्विक्ट हुई थी और फिर उनके लिए भी कुछ क्राउड फंडिंग की जा रही थी एंड ऑल दैट थिंग। ठीक है सर, अगेन नॉट डिफेमिंग टू एनी रिलीजन, बट ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज के अंदर ब्लड मनी का एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर मान लीजिए किसी ए पर्सन ने बी पर्सन का मर्डर कर दिया, तो फिर जो विक्टिम फैमिली है, अगर वो एक अमाउंट पे राजी करें तो जिसने मर्डर किया वो कुछ पैसे इनको दे देंगे ऑफर में, और फिर वो केस से बरी हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो पैसे दे के, और वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड मनी मींस मर्डर केसेस, ये छोटे मोटे चोरी वोरी के केस में नहीं है, सीधा मर्डर के केस में। और इसको बाय लॉ फॉलो किया जाता है, ऐसा कोई लॉ इंडिया में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या? तो हमारे यहां नहीं है सर, ठीक है। और बहुत साल पहले मुझे केस याद आ रहा है, कोई सीआईए का एजेंट था पाकिस्तान में, उससे 2-3 मर्डर हो गए थे, ऐसी मिस्टेकन आइडेंटिटी में ठोक दिया था उठा के। तो सर 48 घंटे के अंदर अंदर वो बाहर था और ब्लड मनी के थ्रू ही उसको फिर छुड़वाया गया था, अथॉरिटीज ने अरेस्ट कर लिया था उसको। बल्कि उनको ये भी आया था कि ब्लड मनी के साथ साथ में क्या ऑफर किया गया, तो उनकी फैमिलीज को पाकिस्तान का अमेरिका का वीजा दे दिया गया था, चलो तुम पैसे भी ले लो और वहां पर आके आप वीजा ले लीजिएगा। तो बहुत सारे इस तरह के क्विड प्रोपोज। चलिए, डिजिटल पर्सनल, हाँ जी। जो ये मीडिएशन का होता है, हमारे पास ऑलरेडी लोग बता देते हैं, तो किसी को परमानेंट नहीं करते, उस अलग से ही सर्टिफिकेट बना के। सी लोक अदालत आर ऑल्सो ओवरबर्डन, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। आप देखिए कि हमारे पास डिमांड कितनी ज्यादा है ना। अकेले सुप्रीम कोर्ट में 5000 केसेस पर मंथ फाइल हो रहे हैं। नाउ यू थिंक ऑफ द लोक अदालत्स, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो डिफरेंट चीजों के लिए हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑलरेडी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोक अदालत तक है। अब मेरा ख्याल है ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब ये एस्टैब्लिश हो चुका है
तो आप कोर्ट्स में जाइए, आपको कहीं ना कहीं बिल्डिंग के एक तरफ लिखा मिल जाएगा मीडिएशन एंड काउंसलिंग सेंटर, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। तो जो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है उसको और विगोरलेस से हम फॉलो करें। लोक अदालत भी ओवरबर्डन है इस वक्त। क्लियर? ओके, चलिए। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, तो याद करें हमने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स कर लिए थे। रूल्स ड्राइव आउट फ्रॉम द एक्ट इटसेल्फ, तो ज्यादातर वही चीजें आपको यहां मिलेंगी। इट्स अ रिवीजन सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है? तो आप जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं, बाकी आप लिख चुके हैं। मीडिएशन विल बी वर्किंग फुल टाइम? यस सर, फुल टाइम, क्योंकि बहुत सारे मीडिएटर्स होंगे इसमें। ओके, देखिए कुछ टर्म्स आपको याद है? डेटा प्रिंसिपल कौन है? इंडिविजुअल। डेटा फिड्यूशरी कौन है? जिसको आपने डेटा प्रोसेस करने के लिए प्रोवाइड किया है। इस सब का बैकड्रॉप क्या है, और समझें कि कितने दिन या कितने साल लग जाते हैं कोई भी लॉ लाने के लिए। असल में बैकड्रॉप है इसका 2017 में आया केस पुत्तस्वामी वर्डिक्ट, जिसमें राइट टू प्राइवेसी एस्टैब्लिश कर दी गई एज अ फंडामेंटल राइट। 90 से वर्डिक्ट था। तो अंडर आर्टिकल 21 यू एंजॉय राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। अब जब राइट टू प्राइवेसी मेरा एक फंडामेंटल राइट है, तो जो मेरा सर बहुत सारा डिजिटल डेटा है पर्सनल, अब वो ओपन स्पेसेस में पड़ा है। यहां पर आधार को लेके तो चैलेंज कर दिया गया था, सरकार इतना डेटा ले रही है, लेकिन फिर बात सामने आती है, यू आर लिविंग इन द एज ऑफ बिग डेटा एंड द बिग डेटा जायंट कंपनीज। तो सरकार तो फिर भी मांग मांग के आपसे ले रही है डेटा। आपने वॉलंटरी बेसिस पे अपना कितना डेटा मेटा को आप ऑलरेडी दे चुके हैं, ना जाने कितनी एप्स हम लोग यूज कर रहे हैं अपने फोन में, हमने उनको दे दिया। क्या? तो दे आर द ओनर ऑफ द डेटा। अब यही चीज फिर सामने आई कि यार अगर राइट टू प्राइवेसी है और हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए तो इंडिया में कोई लॉ ही नहीं है, जीरो, कोई लॉ नहीं था हमारे पास। तो राइट टू इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपका प्राइवेसी लॉज नहीं है। आप यूरोपियन कंट्रीज वगैरह के अंदर देखें तो प्राइवेसी लॉज उनके यहां पहले से एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें भी अगर आप और डिटेल में उसको पढ़ना चाह रहे हैं कहीं एग्जाम पर्पज से, यूरोपियन यूनियन का जो डिजिटल पर्सनल डेटा लॉ है, प्लीज उसकी एक रीडिंग ले लीजिएगा। वो दुनिया में बेस्ट माना जाता है, यूरोपियन यूनियन। जीडीपीआर करके कुछ बोलते हैं उसको, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ऐसा कुछ है, जीडीपीआर ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी है, यूरोपियन यूनियन। चलिए, कुल मिला के हमने श्री कृष्णा कमेटी ये स्टैब्लिश की थी। इन्होंने ड्राफ्ट दे दिया कि एक लॉ होना चाहिए। सर कमेटी ने ड्राफ्ट लॉन्च किया, फिर जेपीसी के पास ये गया, फिर सर उसमें अमेंडमेंट हुए, रीड्राफ्ट हुआ, फिर एक ड्राफ्ट पीडीपी बिल का आया, और फिर जो है मीटी ने उसको फिर से रिलीज किया। मैं कहना यह चाहता हूं कि 2017 से हम लगातार डेटा प्रोटेक्शन लॉज लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जाके 2023 में हम पास कर पाए। क्लियर यहां तक? जस्ट अ लॉन्ग ओवरड्यू थिंग। ओके, की फीचर्स क्या क्या हैं बिल के, जैसे अब इसको सुन लीजिए, रूल्स से आप सब ड्राइव कर लेंगे और नोट्स में आपको मिल ही जाएगा। क्या है चीज सर? सबसे पहले डिजिटल डेटा जो आप बात कर रहे हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा क्या है? वो दोनों तरह है, या तो आपने कलेक्ट ही ऑनलाइन किया या फिर ऑफलाइन कलेक्ट किया था, बाद में डिजिटाइज कर दिया उसको, तो डिजिटल फॉर्मेट में हो जाना। क्या? फर्दर यू कम दैट कंसेंट। तो जो भी डेटा फिड्यूशरी है, वो जब भी किसी का पर्सनल डेटा लेगा तो कंसेंट लेना लाजमी है। और अगर माइनर है तो फिर माइनर के केस में किसकी कंसेंट लेनी है? पेरेंट की कंसेंट लेनी है। क्लियर? ओके। फर्दर, कंसेंट मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम। देन ड्यूटीज क्या है? ये शायद पहले नहीं लिखी होंगी, या लिखी होंगी तो आपको याद आया, सुन लीजिएगा। जस्ट सबसे पहले डेटा प्रिंसिपल की ड्यूटीज इस लॉ के तहत हैं। जैसे एक तो मस्ट नॉट, क्या नहीं करना है, एक फॉल्स फ्रिवलस कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करानी है। जो डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड भी होगा, कंप्लेंट मैकेनिज्म है बहुत सारी जगहों पर, है ना। फॉल्स कंप्लेंट आप रजिस्टर नहीं कराएंगे। देन कोई भी फॉल्स पर्टिकुलर आप जमा नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं अपना डेटा दे रहा हूं और मेरी ही कंसेंट से वो डेटा जा रहा है, तो मैं उसमें फेक इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, या मैं इम्पर्सोनेशन नहीं करूंगा। क्लियर? यार जाली आईडी का कॉन्सेप्ट पता है थानू? एंजल प्रिया पता है थानू?
जानते हैं ना ये सर। वो वो एंजल प्रिया बैठा ही हुंदा सीगा। तो पता है ना ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको, जाली आईडीज, जाली फोटोज। अब अगर वो सब तो फिर इसी के दायरे में आ रहा है ना कि आपको वो नहीं करना है। आईडी किसी और नाम की, फोटो कोई और लगा दिया ना, ऑल दैट थिंग वो नहीं करेंगे। देन इट कम्स टू वायलेशन ऑफ ड्यूटीज पे 10,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। क्लियर? बस एंजल प्रिया से याद रख लीजिएगा, अब उनको 10,000 का फाइन है, चाहे उन्होंने जितने मर्जी रिचार्ज कराया हो, वो बात अलग। चलिए आगे। चल रहा है कि आजकल भी है? पुरानी होगी ना बातें। हाँ। बच्चे ही चंगे। चलो आजकल वो फिर नहीं, फिर बाकी पे भी तो चलता है ना। लाइक व्हाट आर द डेटिंग साइट्स लाइक बम्बल और क्या क्या है उसके ऊपर, वहां पर भी बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। सर आर्मी से भी सेंसिटिव है हनी ट्रैप का मैटर, और इसको अभी सिविलियंस को भी लूट के लिए बहुत यूज किया जा रहा है। तो आपने वो सुना होगा कि वो कुछ फिल्टर्स लगा के। हाँ जी, वो डिजिटल अरेस्ट है, वो डिजिटल अरेस्ट वाला कंसेप्ट है। हम्म। जैसे काफी केसेस पड़े हुए हैं कि जैसे जो डिफेंस के उसमें हैं, जैसे कोई डीआरडीओ है या फिर डिफेंस की एजेंसीज में हो, तो उनको भी ट्रैक करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, ये तो बहुत ट्रेडिशनल रूट है, तो मतलब सदियों से होता है, आज के टाइम से नहीं, सदियों से। सोशल मीडिया अकाउंट नहीं रख सकते हैं सर, नहीं रख सकते हैं बिल्कुल से। मल्टीपल तरीकों से होती हैं वो चीजें, बट ठीक है, इट कैन बी जेन्युइन, इट इज जेन्युइन। चलो इस पे आप बात कर लीजिएगा आपस में, टाइम हो रहा है यार, अरे आई एम रीच द टाइम। कैन वी डिनाई फ्रॉम शेयरिंग नंबर्स इन द मॉल्स व्हाइल मेकिंग पेमेंट्स? आई बिलीव यस यू कैन डिनाई, आई हैव डिनाइड मैनी टाइम्स। कौन बिना मतलब उनके बर्थडे मैसेज सुनता रहे? तो यस यू कैन डिनाई। चलिए, ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूशरी, इनको क्या करना है, हालांकि ये रूल्स में हम देख चुके हैं, मैं पढ़ देता हूं एक बार। बिल्ड रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड टू द प्रिवेंट डेटा ब्रीच, तो रीजनेबल सिक्योरिटी आप रखेंगे। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को आप इंफॉर्म करेंगे एज सुन एज यू डिटेक्ट अ डेटा ब्रीच। क्या? देन इरेज पर्सनल डेटा एज सुन एज द पर्पस हैज बीन मेट, जो हम पिछली बार क्लास में बात कर रहे थे, जोमेटो है एंड ऑल दैट थिंग है। जितना टाइम एसोसिएशन है, ठीक है, उतना टाइम रखिए, उसके बाद डिलीट कर दीजिए। ओके। पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया, याद है क्या है आउटसाइड इंडिया प्रोसेस करने के लिए रूल? प्लीज क्विकली। नहीं, वो ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफ, मैं कह रहा हूं अगर डेटा इंडिया में कलेक्ट हुआ और इसको इंडिया से बाहर किसी कंट्री में स्टोर करना है, जैसे मेटा करता है, ठीक है। सी, फिर से याद करा दूं, रूल्स के वक्त भी मैंने बोला था, जब इसके इतने सारे ड्राफ्ट आए थे ना, तो ओरिजिनल ड्राफ्ट में ऐसे ही पता नहीं कैसा चढ़ी थी, इनको बड़े सख्त हो गए थे, बोले इंडिया का डेटा बाहर नहीं जाएगा। तो एक ड्राफ्ट में इन्होंने कह दिया था कि डेटा इंडिया से बाहर ट्रेवल करेगा नहीं। तो इस पे जो बाहर की कंपनीज, उन्होंने एतराज जता दिया, बोले सर फिर हमें इंडिया में ही अपने स्टोर हाउसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ भी, और आपकी तो कंट्री गर्म है, हमने तो अलास्का साइड बना रखा है, ठंडे हैं, तो वहां हमारे हार्डवेयर वगैरह ठीक रह जाते हैं, कुछ भी है ना। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर पाएंगे, और फिर हमारी कंपनी के इंटरेस्ट भी इस तरीके से कि हम एक जगह डेटा कलेक्ट करके प्रोसेस करते हैं। तो कुछ कंपनीज का एतराज काफी सख्त हो गया था, अब इंडिया को लगा इन्वेस्टमेंट ना निकले। तो अल्टीमेटली हमने इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए हैं, और हमने पर्सनल डेटा आउटसाइड ले जाने के लिए क्या किया है कि ठीक है आप ले जा सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिस्ट इशू करेगी टेरिटरीज की, उन टेरिटरीज में हमारा डेटा नहीं जाएगा। तो इसमें एनी कंट्री नहीं आप वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिस्ट इशू करेगी उन टेरिटरीज की जहां हम अपना डेटा भेजना प्रेफर नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है एडवर्सरी होंगे, ठीक है। अब कौन चाहेगा हमारा डेटा नॉर्थ कोरिया चला जाए, चाइना वाइना तो चलो जाना ही नहीं चाहिए। ओके ओके ओके, चलिए। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, ठीक है। सो ये क्या करने वाला है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी इसको, मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस ऑफ इंपोजिंग द पेनल्टीज, फर्दर डायरेक्टिंग डेटा फिड्यूशरीज टू टेक नेसेसरी मेजर्स, डेटा ब्रीच, देन ग्रीवेंस रिड्रेसल। लिख लीजिए फाइनली।
नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन फॉर चिल्ड्रन 200 करोड़ की पेनल्टी, एंड फेलियर टू टेक सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट डेटा ब्रीच 250 करोड़ की पेनल्टी, अप टू 250 करोड़ पेनल्टी कैन बी imposed. क्लियर, यहां तक क्लियर? चलिए, ये भी छोटा सा है तो इसको खत्म कर देते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी शुरुआत में बताया, वी आर हैविंग एमटीपी लॉ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें कुछ वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का रूल है, लेकिन वो भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस के आधार पर। लाइक फीटस में कुछ एबनॉर्मलिटी पाई गई है, ठीक है, या जो बियरर हैं उनको किस तरह का थ्रेट है, या रेप सर्वाइवर्स हैं, क्या सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जा सकती है। यार ये सारा मुद्दा जो जुड़ा हुआ है, अगर ठीक है 4 फैक्ट हैं वो लिख लेंगे, थोड़ा सा मेंस के लिए इसको प्रिपेयर करना हो, ऐसा कोई भी केस होता है ना, तो फिर लाइक काफी टाइम तक करंट अफेयर के अंदर रहेगा। तो इन महीनों में बहुत सारा लिटरेचर के ऊपर लिखा गया था। तो प्रॉब्लम इसके अंदर 2 हैं, इफ आई गो टुवर्ड्स द मेन साइड, वन इज कॉल्ड बॉडीली ऑटोनॉमी वर्सेस चाइल्ड राइट, और अनबॉर्न चाइल्ड राइट। अब यार ये इतना एथिकल इश्यूज है कि दोनों में आप जो है कोई एक साइड ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए फिर तब एमटीपी एक्ट आता है कि यार चलो कहीं लाइन ड्रॉ करते हैं चल के, क्योंकि इसमें भी कुछ वीक्स का है। तो एक तरह बॉडीली ऑटोनॉमी क्या है, जिसमें फीमेल ये कहती है दैट आई एम द बियरर ऑफ चाइल्ड, लेकिन बॉडीली ऑटोनॉमी तो मेरी है, मेरे शरीर के साथ जो हो वो मैं डिसाइड करूंगी। तो इफ एनी हाउ आई बियर अ चिल्ड्रन, तो फिर मेरी बॉडीली ऑटोनॉमी के साथ ही राइट है, इफ आई वांट टू ड्रॉप दैट चाइल्ड, तो मैं ड्रॉप कर दूं। तो एक तरफ तो ये चीज आती है, काफी स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट है भाई। अब इसमें मल्टीपल शेड्स हैं, लाइक के सर कॉन्ट्रासेप्टिव्स फेल हो गए थे, जैसे इसमें बाकायदा लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो आपको प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। या फिर फिजिकल हेल्थ, इवन आजकल तो क्या कि मेंटल हेल्थ सर, कि ठीक है आई कंसीव द चाइल्ड बट मेरी मेंटल हेल्थ नहीं अलाउ करती है दैट आई शुड गो अलॉन्ग विद द चाइल्ड। तो एक तरह तो आर्ग्यूमेंट है बॉडीली ऑटोनॉमी का, काफी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है सर। लेकिन फिर दूसरी तरफ आ जाता है, व्हाट इज अबाउट द राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, जो ये पैदा, लेकिन फीटस तो क्रिएट हो गया ना। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विच इज द काउंटर आर्ग्यूमेंट साइड, कि सर ठीक है कॉन्ट्रासेप्टिव आपके फेल हुए, सजा कौन भुगत रहा है, अनबॉर्न चाइल्ड, एंड सम पर्सन रिलेट इट टू किलिंग, दैट you are not that much affecting, you just killing a life, तो उसके भी राइट्स को आपने मेंटेन करना है, क्लियर। तो अब इस सब को बैलेंस करने के लिए वी आर हैविंग एमटीपी एक्ट, ठीक है जी। अगर इसका कुछ लाइक पहले तो जो है हमारे पास लॉ ही नहीं था, क्या था 312 ऑफ इंडियन पीनल कोड में डील करते थे, इतना सब लिटरेचर की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए। 1960s के अंदर शांतिलाल शाह कमेटी सेटअप हुई थी, ये नाम लिख लीजिए, शांतिलाल शाह कमेटी अबाउट अबॉर्शन रेगुलेशंस, और इसी की सलाह पर क्या बनाया गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, allowing safe and legal abortions, safeguarding women's health, and reducing maternal mortality. दो लाइन लिखो। In the original act, up to 20 week
अप टू 20 वीक प्रेगनेंसी कुड बी टर्मिनेटेड। आगे लिखिए, इन 2021 वाया अमेंडमेंट 20 to 24 वीक्स प्रेगनेंसी could be terminated in specific cases like rape survivals. Rape survivals with approval of two doctors. ये मेन डिफरेंस है। छोड़िए सबको, ये वाला चार्ट कवर कर लीजिएगा, ठीक है, या इसकी आप पिक ले लीजिएगा या इसको लिख लीजिएगा। आई डोंट नो नोट्स के अंदर ये प्रिंट है कि नहीं है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, डन विद, खींच लीजिए तस्वीर। तो देखिए होता क्या है, 1971 का एक्ट है, 2021 की अमेंडमेंट है, सारा क्रक्स इसके अंदर है। तो इट लाइक अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स का है, ठीक है, तो सबसे पहले सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए अप्लाई होता था, अनमैरिड के लिए अप्लाई नहीं होता था। वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था कि यार ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है। तो फिर 2021 में अनमैरिड वुमेन को भी कवर कर लिया गया इसके अंदर। देन इट कम्स टू जो गेस्टेशन एज लिमिट है, लाइक 20 वीक्स फॉर ऑल इंडिकेशंस, बट फिर 24 वीक्स फॉर रेप सर्वाइवर्स, और 24 वीक्स के बियॉन्ड अगर सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज है। ये टेक्निकलिटीज क्लियर कर लीजिए। अदरवाइज 20 वीक्स तक, 20 वीक के आगे जाके स्पेसिफिक केसेस हैं। 20 to 24 है रेप सर्वाइवर्स के लिए, और उसके बियॉन्ड अगर कहीं है एक्सट्रीम केस, तो अगर सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी है, क्लियर, जिससे बच्चे और कैरियर दोनों को जान का खतरा हो सकता है, क्लियर। फर्दर यू कम टू मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन हर केस में रिक्वायर्ड है। जैसे 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आपको सलाह चाहिए 12 वीक्स तक के लिए, और 2 प्रैक्टिशनर की सलाह चाहिए 20 वीक्स तक के लिए। यहां पर भी ऐसी कुछ टेक्निकलिटी है कि टिल 20 वीक्स जो नए लॉ के अंदर है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर एक डॉक्टर के कहने पर हो जाएगा। अगर 20 से 24 वीक्स है तो 2 डॉक्टर के कहने पर होगा, क्लियर। और फिर अगर 24 वीक के बियॉन्ड है तो पूरा एक मेडिकल बोर्ड बिठाया जाएगा, क्लियर है यहां तक। देन यू कम टू फाइन। पहले सिर्फ 1000 तक का फाइन था ब्रीच के ऊपर, और अब फाइन के साथ साथ क्या है, 1 साल तक की इंप्रिजनमेंट भी है। पुल इट डाउन। लॉ के अंदर अभी की सिचुएशन देख लेते हैं। वैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन जिसको हम कहते हैं, 20 वीक्स तक अलाउ है, वो भी डॉक्टर के कहने पर। 20 वीक्स के बियॉन्ड जाकर फिर, अच्छा इसमें भी ऐसा नहीं है कि ओपनली है, उसमें भी आपको केस बनाना पड़ता है। ज्यादातर क्या है कि सर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड अदर। 20 से लेकर 24 वीक तक की प्रेगनेंसी अबॉर्ट की जा सकती है इन केस ऑफ रेप सर्वाइवर्स, और 24 वीक के बियॉन्ड अगर सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज हैं। और हर केस में ये नहीं है कि आप अचानक से, मतलब कोई भी अचानक से डॉक्टर के पास गया, अबॉर्शन करा दिया। आपको बाकायदा लीगल प्रोसीडिंग से गुजरना पड़ेगा, आपको डॉक्टर की सलाह के ऊपर ये चीज एग्जीक्यूट की जाएगी। एनी डाउट प्लीज आस्क। और जिस केस की हम बात कर रहे थे, इसमें हुआ क्या था, इसमें 27 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, लेकिन उसमें सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी नहीं थी। दैट वाज द रेप सर्वाइवर, तो जो 24 वीक्स तक अलाउ है, सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल ऑर्डर पे हुआ। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? ऑल क्लियर? फिर उसी केस में अलाउड है। हाँ हाँ हाँ, नहीं जनरल रूल नहीं है, जनरल रूल नहीं है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको जनरल रूल बनाया है कि वी इनहेंस दिस थिंग। नो नो, दैट वाज द स्पेसिफिक केस। ऑल डन? चलिए, अच्छा हो गया टॉपिक, शुगर। ओके, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पोर्टल, और किसने स्टैब्लिश किया इसको? जी, एनआईसी, सोनली एनआईसी? अच्छा, और भी कोई शामिल है?
वो रजिस्ट्री वाला एक कंप्यूटर सेल। क्लियर क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या काम करता है, क्या है इसके ऊपर? इट हैज अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ केसेस ओनली। इट इज अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ इंस्टीट्यूटेड केसेस ओनली। ट्रू फॉल्स? फॉल्स। व्हाई? इट इज हैविंग पेंडेंसी एज वेल, इट इज हैविंग जजमेंट्स एज वेल। तो सिर्फ केसेस नहीं है, जजमेंट भी इसके ऊपर पड़े हुए हैं। क्लियर? ओके। लार्जली in the Supreme Court, pendency is because they are not finishing their newly filed cases. True, false? False. अब तो जितने फाइल हो रहे हैं उससे ज्यादा वो सॉल्व करते चले। कितने केसेस ओवर एंड ऑल पेंडिंग है इन सुप्रीम कोर्ट? फॉल्स। यस जस्ट, हाँ 80,000 पेंडिंग है। सो पर मंथ कितना फाइल हो रहा है? 5,000, जो आपका वाला डेटा था। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, इट्स ऑल अबाउट डेटा। वुमेन रिजर्वेशन बिल, मुझे 4 चीजें बता दो इसकी जल्दी से। रिजर्वेशन कितना है, कितने परसेंट है? 1/3? ओके ठीक है। कितने साल के लिए है? 15 साल के लिए। रोटेशन बेस्ड है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन इसमें शामिल नहीं है। एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग। ओके, अगर 15 साल से आगे बढ़ाना है तो पावर किसके पास है? कब लागू होगा? पार्लियामेंट। यस जस्ट, पार्लियामेंट। फॉल्स। पार्लियामेंट। यस 2029। सी दिस द एक्सपेक्टेड थिंग, लेकिन टेक्निकली आप इसको कहेंगे फर्स्ट सेंसस देन डिलिमिटेशन देन इट विल बी इंप्लीमेंटेड। अब क्योंकि उसमें कोई सेट डेट नहीं दी गई तो क्या पता सेंसस हो जाए, डिलिमिटेशन हो जाए, होना ही है, और क्या पता 2029 में लागू ही ना करें। खड़ जाए, अगली बारी देखेंगे। ओके, देन यू कम टू मर्सी पिटिशन अंडर बीएनएस। ओके, तो प्रेसिडेंट की पावर किस आर्टिकल के अंडर है? गवर्नर 161। नए रूल के तहत प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स पावर इज फाइनल एंड बाइंडिंग। ट्रू, फॉल्स? इज नॉन अपीलेबल। President must dispose of the mercy petition within 60 days of its submission. पक्का? हाँ, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो इंडिविजुअल क्रिमिनल है वो कितने दिन में मूव करेगा? अगर मल्टीपल ऑफेंडर्स हैं तो? अगर कन्विक्ट ने और उसके लीगल, गुड 30-60 एग्जैक्टली, कन्विक्ट ने और उसके लीगल हेयर ने नहीं मूव किया तो टू द गवर्नमेंट। क्लियर यहां तक? चलिए, व्हाट एल्स? इंडिया दैट इज भारत। हो गई ये बात काफी इसके ऊपर, ठीक है? तो आपको पता ना ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 1 के अंदर लिखा हुआ है। चलिए, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, नाउ इट्स एन एक्ट। यार चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में अगर अणगहली बरती तो कितने करोड़ का फाइन है? एंड अदरवाइज डेटा ब्रीच 250 करोड़। ठीक है ठीक है ठीक है। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ये क्या काम करेगा? कंप्लायंस चेक करेगा, उसको टेक्निकलिटीज में आप देख लीजिएगा। क्लियर यहां तक? रेस्ट कई बार ये भी टॉपिक हम रिपीट कर चुके हैं रूल्स के अंदर। देन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, रेप सर्वाइवर, ये अभी हमने बात किया। 20 वीक, 24 वीक्स, बियॉन्ड 24 वीक्स सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी। ओके, मीडिएशन बिल विच इज नाउ एन एक्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मीडिएट की जाएंगी? क्रिमिनल नहीं मीडिएट करनी है, सिविल एंड कमर्शियल। कमर्शियल कमर्शियल ओके। इसमें एक हमने सेंट्रल लेवल पे मीडिएशन काउंसिल देखा है, तो हर एक बंदे को अपना मीडिएशन उस काउंसिल के पास लेके जाना पड़ेगा। ओके, देयर विल बी अ नेशनल मीडिएशन काउंसिल एंड एवरी मीडिएशन डन बाय दिस नेशनल मीडिएशन काउंसिल ओनली। नहीं तो ये मीडिएशन काउंसिल क्या कर रही है फिर? रजिस्ट्री ऑफ द मीडिएटर्स, आगे फिर ट्रेनिंग सेंटर्स जो मीडिएटर्स को ट्रेन करेंगे। इसमें कम्युनिटी मीडिएशन के लिए भी प्रोविजन है। मीडिएशन के लिए टाइम पीरियड कितना है? कितने? विशाल? हाँ जी मेरे हुण याद हो गया? दोबारा दस, मैनू नहीं याद।
120 plus 60, extendable to 60 days. Any doubt? That will be all. Thank you.